अंबेडकर छात्रावास में रहता है, झारखंड का है ना। हाँ हाँ, वो 1 साल पहले आया था अलाउ कराने के लिए। क्या हुआ जी आवाज को? आवाज यहाँ क्यों गूंज रहा है? लड़के लाइव सेंटर, आप लोग को तो आवाज ठीक जा रहा होगा। 1 सेकंड, इस पे 30 डेसिबल पे रुक जाओ तो। 30 डेसिबल पे अभी भी तो और गड़बड़ हो गया। आप लोग वहां कहाँ खड़े हो गए? बैठ जाओ बाबू जल्दी सब लोग। खड़े होने से पहले आप ये नहीं सोचते हैं कि आगे पीछे को डिस्टर्ब होगा कि नहीं, बस अपना खड़े हो गए। सब आदि मानव है, सब पाषाण काल का बोका कहीं का। मतलब ये इंतजार कर रहा है कि पीछे वाला गरिया है सर आके डांटे। लड़कियां के पीछे क्या खड़ा रहता है तू लोग? अपना शकल नहीं देखता ऐसे शक्ति कपूर की तरह है। अब जी आप लोग इतना आज भर बाबू एडजस्ट कर लीजिए। आज क्या इसके बाद वाले बैच में जिसको जगह नहीं मिलेगा वो हॉल नंबर 2, 3, 4 और 4 हॉल खुल गया। क्या चीज है जी इनका? छूट गया क्या? किस घनश्याम? घनश्याम कौन है? घनश्याम, घनश्याम क्या कर रहे हो जी? घनश्याम है कोई? कोई नहीं है? इसके नाम पे बकलोल लिख देना। कहां तक पढ़ाए थे आप लोग को? बोले थे टेस्ट वेस्ट लेने के लिए, कुछ सुनने के लिए। माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब है इसलिए टेस्ट ना लेंगे, पढ़ा देते हैं आगे। देख रहे हैं पटना एप्लीकेशन वाले लड़के, आप लोग को माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां पर दिक्कत हो जा रहा है। क्या ये आगे थोड़ा बता देते हैं। रीजन क्या है कि माइक गड़बड़ रहेगा तो क्लास आप लोग को गूंजने लगेगा। हुआ क्या है जी माइक में? उसको निकाल दो ना, 2 नंबर वाला हॉल। अब अच्छा एक्चुअली कल चेक किए थे ना, क्या हो गया अचानक? एक्चुअली एक नया हॉल जोड़ा गया है ना, तो सप्लाई यहीं से देना होता है हर हॉल में, तो थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो गया। खैर चलेगा, आप लोग भी वैसे भी तो कनफोड़े हैं लोग। हाँ अब वैसे, अरे यार नया ही है वो। वैदिक काल, इस काल में किस चीज की रचना की गई थी? बैंक की, वेदों की। किसकी रचना किया गया? वेद की रचना करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? वैदिक काल। रचना की वजह से क्या पड़ गया? वैदिक काल। क्लास छोड़ के आपसे बात कर लें, क्लास छोड़ के हम आपसे बात कर लें। क्या बात है बोलिए तो, बोलिए ना 2 मिनट में, क्या बात है? अरे यार इसी वजह से लोग, हम क्लास लेने के बाद ही मिलेंगे किसी से। क्लास खत्म होगा 10 बजे आप आएंगे, ठीक है? बाकी इन लोग को कोई बता दीजिए, जो प्रॉब्लम होगा बता देंगे, बताइए उनको। माइक ठीक हो गया? चलिए बाबू देखिए, सही हो गया माइक। इससे पहले के क्लास में जहां तक बताए थे उसके आगे वैदिक काल के बारे में समझा देते हैं। आज थोड़ा सा पटना में ट्रैफिक ज्यादा है, देखते हैं जगह जगह पे नाली खोद दिया है सब, और उसमें से मैं गड़िए फंस गया, हम कहीं ले गया, हमको तो घुमा के ले आना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। देखिए बाबू, इससे पहले के क्लास में हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिए थे, कंप्लीट हो गया था। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था? हाँ बाढ़।
अब तो हम आपको वैदिक काल बता देते हैं। वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना किया गया उसे वैदिक काल कहते हैं। आपके मटेरियल में वैदिक काल जो लिखा है वो एक मतलब इस ढंग से लिखा है जो मटेरियल में होना चाहिए, लेकिन आपको उस तरह से पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। तो काम करते हैं मटेरियल में तो ये याद होने वाला भी बता ही देते हैं कैसे। देखिए वैदिक काल की रचना में वैदिक काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में वेदों की रचना किया गया था। इस काल में वेदों की रचना किसने किया था? तो आर्य लोगों ने किया था। किसने किया था? आर्य। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया में अभी कौन देश आते हैं? सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान के ऊपर का एरिया आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका कौन सा काल? वैदिक काल। वैदिक काल के रचनाकार किसे कहा जाता है? आर्यों को। आर्य कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से। वो भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के लोग क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे? नहीं, लेकिन वो यहाँ के मूल निवासियों को बड़ा मतलब निम्न कहा करते थे, क्योंकि जो भारत में ओरिजिनली रहा करते थे लोग उन्हें संस्कृत बोलने नहीं आता था। क्योंकि संस्कृत देवताओं की भाषा है और यह भाषा आर्य लोग अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए आर्य अपने आप को श्रेष्ठ या उच्च जाति का कहा करते थे। और जो भारत के लोग जिन्हें संस्कृत नहीं आता था उन्हें वो निम्न जाति का या अनार्य कहते थे। क्या कहते थे? अनार्य। तो भारत के मूल निवासी क्या आर्य थे या अनार्य थे? अनार्य। जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा लेकर भारत में आए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे भारतवासियों को क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? संस्कृत। संस्कृत सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? संस्कृत। तो इसलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली कि हम भारत में आके क्या सिखाएंगे? संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी लेंगे। तो संस्कृत सिखाने का काम जो लिया था उन्होंने दो भाग में हुआ, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। तो देखिए उत्तर भारत वाला मेन था और दक्षिण भारत वाला मेन नहीं था। तो दक्षिण भारत का काम आर्यकरण का काम किया था अगस्त ऋषि ने। किसने किया? अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि। आप में से कितने लोग को संस्कृत आती है? अच्छी बात है, बहुत टेढ़ी भाषा है भाई, हमरा ना आता। अच्छी बात है। तो आप लोग को एक तरह से देखिए तो आप क्या हो गए? आर्य। हम लोग क्या हो गए? अनार्य। तो आर्य जो था उन्हें कौन सा कहा जाता? निम्न या श्रेष्ठ? भाई साहब जो संस्कृत जान गया श्रेष्ठ। हम लोग क्या हो गए? निम्न। उतना अच्छा संस्कृत नहीं आता है, वो तो मैट्रिक में मजबूरी में पढ़े थे लोग, नहीं तो फेल हो जाते लोग। कसम से अगर फेल होने का डर नहीं रहता ना तो हमसे तो बस का नहीं था। बहुत मुश्किल हो जाता है संस्कृत। तो देखिए जिन्हें आती है उन्हें क्या कहा गया? आर्य। तो वो सबको बताते थे। ज्यादातर संस्कृत में ही जितने श्लोक, मंत्र इत्यादि हैं वो सारे की सारे किस भाषा में? संस्कृत भाषा। तो दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने। उत्तर भारत का आर्यकरण का जिम्मेदारी किसने किया? गौतम राहुगढ़। किसने किया? गौतम राहुगढ़। तो यहाँ के राजा कौन थे भाई? राजा विदेह। यहाँ के राजा थे राजा विदेह। ये राजा थे विदेह। लेकिन इनके पास जो पंडित जी थे, इनके वीडियो क्वालिटी में क्या दिक्कत है जी? ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सर। वीडियो रुक रहा है क्यों? कहाँ रुक रहा है? यहाँ हम रुके हुए हैं बेवकूफ कहीं का। यहाँ चला के रख दो। रुका है क्या? यार वीडियो तो चल ही रहा है। कोनो बैठल होगा चावरा में खेत में एकदम। हाँ ना सुना जाओ तो कोई खानसरे गड़बड़ है। देखिए राजा विदेह के पंडित जी का नाम था गौतम राहुगढ़। क्या नाम था? राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। राजा विदेह के पंडित जी का नाम क्या था? गौतम राहुगढ़। तो गौतम राहुगढ़ ने कहा कि भैया हम उत्तर भारत के सारे लोगों को क्या सिखा देंगे? संस्कृत। क्या सिखा देंगे? संस्कृत। आगे बढ़े, संस्कृत सिखा देंगे। तो अब भैया संस्कृत कैसे सिखाएंगे? ये ब्लैक हो जा रहा है। एक सेकंड रुक जा भैया, क्या है पगला है सब? नहीं ब्लैक हो रहा है भाई। आप यहाँ देखिए ना, हमारे पास भी मोबाइल है, एप्लीकेशन वाले लोग, इसमें भी तो चल ही रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है जी इन सबको? एक दो चार्टों को दिक्कत है। जिनको दिक्कत क्या हुआ? फोन अपडेट नहीं है क्या इनका? टेलीफोन लेके बैठा है सर। सब ठीक है सर, अब ठीक हो गया सर। अरे यार तो कभी बाई दी 1 सेकंड के लिए फ्लक्चुएट हो जाएगा तो 1 सेकंड में तुम लोग 8000 कमेंट कर देगा तो हम पगला जाएंगे। तुम लोग को भी समझ में नहीं आता है, धैर्य नाम की चीज नहीं है। तो नहीं सर कुछ दिक्कत होगा ना? सर जी हो गया
चलो देखो यहां से, ये उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया? गौतम राहुगढ़। और दक्षिण भारत का अगस्त। अब एक बात बताइए, हम आप ही से कहते हैं एक काम कीजिए ना, आप एक भाषा सीखिए जिसका नाम, हम आपको मंडारिन भाषा सिखाएंगे, या फिर हम आपको इजराइल की भाषा सिखा देंगे। इजराइल की भाषा क्या है? मूसा। इजराइल की भाषा हिब्रू। इजराइल की भाषा कौन सी? हिब्रू। हम आपसे कहते हैं हिब्रू भाषा सीखिए, आप सीखिएगा क्या है? हम आपसे कहते हैं इंग्लिश भाषा में काम करेंगे, मान के चले हम आप लोग को इंग्लिश फ्री में सिखाएंगे, सीखेंगे? तो देखिए भाई, दुनिया का दस्तूर है, जब तक आपको फायदा नहीं है आप यहाँ आएंगे नहीं। दुनिया में डर, जरूरत, इंसानियत, ये तीन चीज ही पूरी दुनिया को अभी तक रोक के रखी है। आपको कहीं ना कहीं जरूरत है इंग्लिश की, या फिर डर है कि शायद इंग्लिश नहीं रहेगा तो एसएससी नहीं निकलेगा। जरूरत और डर ये दुनिया का सबसे बड़ा चीज होता है। और इंसानियत ये अगर नहीं रहेगा तो फिर तो आप पूरी तरह प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं जरूरत है। तो लोगों ने कहा कि भैया हम संस्कृत काहे सीखेंगे? हम देखिए, एप्लीकेशन वालों को पता था हिब्रू, यही सबको। एक सच में बात बताते हैं ना आप लोग को, बहुत मजाक में आप पढ़ते हैं लोग, पटना वाले लड़के बहुत सीरियस लेके नहीं पढ़ते हैं आप लोग। थोड़ा यहाँ पे लाल पीला हरा ज्यादा दिखता है आप लोग। तो सबसे पहला बात बताइए, कोई ना कोई फायदा दिखना चाहिए। तो फायदा ये दिखा कि भाई संस्कृत में श्लोक मंत्र बहुत ज्यादा थे। कुछ पढ़ दीजिए, मतलब पहले के जमाने में अगर महाभारत रामायण देखिएगा तो तीर नॉर्मल रहता था, नॉर्मल है, ये तीर धनुष रहता था, तान के एकदम दाएं, सब यहाँ पत्थर का बन जाए, सब खत्म कहानी। ऐसे मंत्र वगैरह था। तो गौतम राहुगढ़ ऐसे ऐसे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे जिससे कि लोग बहुत प्रभावित हुए और वो आर्य की ओर तब्दील होने लगे। तो ये उनका उद्देश्य था। इन्होंने एक मंत्र पढ़ के मुंह में ना आग की ज्वाला बना लिया था, और बुझ नहीं रहा था। लेकिन उस मंत्र में ऐसा था कि मतलब ये बुझनी नहीं चाहिए, एक बार बुझ गया तो दोबारा नहीं लगेगा। तो ऐसे पूरे भारत का ये आर्यीकरण क्या कर रहे थे, करते आ रहे थे। लेकिन जब ये हाजीपुर के पास पहुंचे, सोनपुर के पास, पटना पार किए, तो उनका नदिये में गिर गया ज्वाला। अब भूत आ गया। अब वो पटना नहीं आ पाए और यहीं से क्या हो गए, लौट गए। और वो श्राप दे के लौटे थे कि ये अछूतों की भूमि है। अरे भाई, पटना वाला बुरा मत मानेगा, ये अर्थर्वेद में लिखा हुआ है और गौतम राहुगढ़ का बात था, ये हमारा बात ना है। कोई हमारे पीछे पड़ जाएगा कि अछूत की भूमि कर है भाई, वो उस समय का बात था। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई भाई? गौतम राहुगढ़। किसकी? गौतम राहुगढ़। तो ये हो गए भैया अगस्त ऋषि ने इन लोग का क्या कर दिया, दक्षिण भारत का, और गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत का। ये तो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा। इस समय सिंधु सभ्यता से अलग चीज थी। देखिए, सिंधु सभ्यता में भी कृषि था और यहाँ भी कृषि था, बट सिंधु सभ्यता में कृषि के साथ साथ व्यापार था। किसी के साथ साथ व्यापार। बट यहाँ कृषि के साथ साथ व्यापार नहीं था, पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। जबकि आप वहां देखेंगे सिंधु सभ्यता में तो पशुपालन ज्यादा महत्व का नहीं था। और वहां अगर देखेंगे सिंधु सभ्यता में तो पशु में सबसे ज्यादा एक सींग वाला एगो जानवर फेमस था, जिसका शकल बैल की तरह लेकिन सींग गेंडा की तरह। कौन सी था सोचा, पता ही नहीं चला। वहां पे एक सींग वाला गेंडा कह दीजिए वहां पे। जबकि यहाँ सबसे ज्यादा फेमस कौन सा जानवर था? गाय। गाय के हिसाब से आप अमीर हैं या गरीब हैं। अगर आपके पास गाय ज्यादा है मीन्स क्या है, आप अमीर हैं, और अगर गाय कम है तो गरीब है। तो गरीबी और अमीरी का डिसाइड किसके आधार पर होता था? गाय का। किसी का गाय खो जाएगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी राजा की कि राजा क्या करेगा, उसके गाय को ढूंढ कर देगा। इस घटना को गविष्टि कहा गया। क्या कहा गया? गविष्टि। और अगर किसी ने गाय की हत्या कर दिया तो ससुरा का मृत्यु दंड दे दो। गोरखा खड़ा हो, कहां देख रहा था तुम उधर? तू उधरिया का देख रही है? तू कल से उधर ना बैठेगा तुम। न लड़के कम है न लड़कियां कम है, सब रद्द है सब। अरे बबुआ तू इधर देख, पढ़ाई कर यहाँ पे, ना तो टूटते ना देखा तू हमको। आज जाके मार्केट में से खरीद के 10-15 ठो राखी यहाँ रख देना। चलो देखो ध्यान से, और कौन है इधर? चलिए ध्यान से देखते इधर। कहां तक बताए थे? तो कहा बता रहे थे, बोका डिस्टर्ब कर दिया।
हाँ, गाय वगैरह बता, हाँ चलिए ध्यान दे इधर, गाय वगैरह के बारे में बता रहे थे, गविष्टि के बारे में बता दिए थे। देखिए गाय की हत्या पर मृत्यु दंड की भी क्या की गई थी, सजा दी गई थी। और गाय देखिए इसमें ना, जब वो भारत में आए थे आर्य, तो यहाँ सारे राजा तो आर्य थे नहीं, यहाँ तो अपने लोकल भी राजा थे सब छोटे मोटे, तो यहाँ छोटे मोटे भी राजा थे सब। अब यहाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या, 7वें मंडल में कह दिया कि यहाँ एक युद्ध की चर्चा है जिसे कहा गया दशराज का युद्ध। क्या कहा गया, दशराज। 10 राजाओं ने मिलकर सोचा कि आर्यों को हरा दे, लेकिन आर्यों का सबसे मजबूत जो कबीला, कबीला मतलब युद्धक श्रेणियों का एक दस्ता, युद्धक श्रेणियों का क्या होता है, दस्ता। जैसे कबीला नहीं समझते, युद्ध जैसे किसी लोगों के एक ग्रुप में से जो फौजियों को निकाल के बनाया जाता मेन, तो कबीला, तो आर्यों का कबीला बहुत जबरदस्त था। तो हर कबीला का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे भारत में भी अभी देखेंगे तो राजपूत रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है। बिहार रेजिमेंट, ये बिहार रेजिमेंट वाला धोया था सब गलवान में चाइनीज को जून में धोया था। सिख रेजिमेंट पंजाबी वाला, तो पंजाबी रेजिमेंट वाला तो अपने होता है 7-7 फुट के, ओए सग्गा पुत्र की करिया रे तू अब बेचारा चाइनीज ऐसे करे, सरदार जी इधर से चल जाए सरदार जी इधर से। तो भारत में भी क्या है, कबीले हैं। तो उस समय सबसे आर्यों का मजबूत कबीले का नाम था भरत कबीला। कौन नाम था, भरत। इस 10 राजाओं के युद्ध में, दशराज के युद्ध में कौन विजयी हो गया, भारत कबीला जीत गया। आर्यों का कौन सा कबीला, भारत। उससे क्या बन गया नाम भारत का, भारत। क्या हो गया, भारत। लेकिन भारत में ये आर्य जो थे वो पूरी तरह से नहीं छाए थे, बल्कि ये धीरे धीरे एंट्री मारे थे मध्य एशिया से भारत की ओर। अब मध्य एशिया में इन्होंने आए थे तो भारत में पंजाब की ओर आए थे। कहाँ आए थे, पंजाब। कहाँ आए थे, पंजाब। पंजाब में कितनी नदियां, कितनी, 5। और जब ये आज के पंजाब में 5 नदियां जाती हैं, लेकिन ये एरिया पंजाब में उन्होंने कब्जा किया और इसके ऊपर एक सिंधु नदी और यहाँ घग्गर नदी। तो 5 गो तो नदी ऐसे ही थी, सिंधु और घग्गर, 2 और जोड़ लिए, कितना, 7। इसलिए इनके प्रारंभिक निवास स्थल, इनका प्रारंभिक निवास स्थल को क्या कहा जाता है, सप्त मतलब 7, सैंधव मतलब नदी, सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। तो बताइए आर्य आए कहां थे, मध्य एशिया से। भारत में कैसे प्रदेश में रहे थे, सप्त सैंधव प्रदेश। ऐसा प्रदेश भारत के दक्षिण में है कि उत्तर में है कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। वर्तमान में यह पंजाब हरियाणा राज्य में आता है। क्या आता है, पंजाब हरियाणा राज्य में आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये दशराज युद्ध में इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से रौंद के रख दिया था। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये वैदिक काल का कौन सा काल था, शुरुआती दौर था। क्या था, शुरुआती। धीरे धीरे वैदिक काल और आगे चला गया। अभी तो ये शुरुआत था, जैसे जैसे ये लोग क्या करें, एंट्री मारे, जैसे जैसे ये एंट्री मारे तो ये शुरुआत था। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता कब खत्म हो गई, 1750। कब खत्म हो गई, शुरू कब हुई थी, 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से चालू हुई थी। कहां खत्म हो गई, 1750 ईसा पूर्व। कहां खत्म हो गई, 1750 ईसा पूर्व। अब यहां से कौन सा चालू हुआ, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता चालू हुई अब 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। कितना, 600 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल चालू हुआ। इस वैदिक काल के रचनाकार कौन थे, आर्य। ये बीच का काल क्या हुआ भैया, ये देखिए 250 साल गायब है। क्या है, 250 साल गायब है। देखिए ये तो 1750 है और ये कितना है, 1500 है। तो बीच का जो 250 साल है इसे हम ट्रांजिशन बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन बेल्ट। कौन सा बेल्ट, ट्रांजिशन। जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता की ओर बढ़ रही होती है तो बीच में एक ऐसा दौर आता है जिसमें कोई काम नहीं हो पाया रहता है, जिसके आप एग्जाम्पल भली भांति समझ सकते हैं। शायद इससे पहले नहीं समझा पाते थे। कोरोना काल में भारत में एक बहुत भयंकर दौर चला था, मई जून का महीना, अप्रैल मई और जून। इस महीने में इतनी भयानक पुलिस थूरी थी, इतना भयानक जिसका कोई हद नहीं। हम छुट्टी में गए थे होली में, बैच वगैरह में, तब तक पता चला बिहार सरकार ने आदेश दिया कि 23 मार्च तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। मोदी जी ने आराम से जनता कर्फ्यू किया और 2 दिन बाद भयानक कर्फ्यू कर दिया। अब हमारा सारा पढ़ाने का आइटम पटना में छूट गया था। हम तो कुछ, अरे भाई साहब हम 1-2 कपड़ा लेके गए थे बस। 2 महीना तक तो हम 2 कपड़ा पे थे, दुकानियों नहीं खुलता था। अब खुलता भी था तो शुरुआत में बहुत डर लगता था कोरोना से, शुरुआत में बहुत डर लगता था। हम तो खलासी बन के पटना आए थे ट्रक पे, ये बोर्ड ले जाने के लिए। पढ़ाएंगे कौन चीज है घर पे,
ये बोर्ड तो यहीं पे था, पटना में ही रह गया था। तो हम एक ट्रक वाले को कहे, तो कहाँ जा रहा हूँ? बोला पटना जा रहा हूँ। एक काम कर, तू अपने खलासी को मेरे यहाँ आराम करने के लिए रोक दो, हम तुम्हारा खलासी बन जाते हैं। तो उसका अपना गंजी उंजी पहन लिए, घर में ऐसे गमछा बांध दिए, पटना पटना पटना। आए यहाँ पटना, और उसके बाद से 1 महीना तक तो हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए थे। आप मार्च और अप्रैल का वीडियो देखेंगे तो मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, उसमें मजे नहीं आता था पढ़ाने में। तब मई में जब आए यहाँ पे, ट्रक वरक से लेके गए यहाँ पे, तब उस पे इस सब पे वीडियो बनाए थे। तो आप देखेंगे भारत में बहुत एक ऐसा दौर चला था जिस बीच भारत पे कुछ नहीं कर सका। तो हमने दो समाज को देखा, एक ऐसा समाज जो कोरोना से पहले था और एक ऐसा समाज जो कोरोना के बाद में था। तो इस बीच में देखिए, कोरोना काल में कोई कुछ काम किया है नहीं। तो जब एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के बीच में कोई बहुत ही भीषण तबाही आती है, तो एक बीच का बहुत बड़ा काल खराब हो जाता है। जैसे कोरोना ने 1 साल तो चौपट कर दिया। वो तो वैज्ञानिक आज ना डेवलप है कि वैक्सीन तैक्सीन दुनिया भर का खोज दिया, सैनिटाइजर मास्क है सब दुनिया, उस समय तो ये सब कुछ नहीं था। वैसे ही जब सिंधु सभ्यता की तबाही हुई थी, बाढ़ आया था, तो एक लंबा काल बर्बाद हुआ था। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस वजह से ये बहुत लंबा समय लग गया। देख रहे हैं, लगभग 250 साल का क्या लग गया, समय लग गया वो समाज को धीरे धीरे उठ खड़ा होने में। आज लोगों को कोरोना से डरे नहीं लग रहा है। डर लग रहा है किसी को कोरोना से जल्दी डर नहीं लग रहा है। जबकि वही अगर आप देखेंगे वैसे ही सिंधु सभ्यता में, जबकि सब शुरुआत में अगर देखेंगे मई जून में, तो सबको डर लग रहा था। तो जब कभी भी एक कोई भीषण आपदा आती है तो उससे रिकवर होने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। ये डिपेंड करता है उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी। तो उस समय की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से इस खाली एरिया को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल। मतलब इस काल में आपको सिंधु सभ्यता के लोग भी कुछ देखने को मिल जाएंगे और कुछ वैदिक सभ्यता के लोग भी देखने को मिल जाएंगे, दोनों देखने को मिल जाएगा। लेकिन बाद में पूरी तरह से वो क्या बन गया, वैदिक काल। तो आपसे कोई पूछेगा कि वैदिक काल कहां से कहां तक था? 1500 से लेकर 600। तो ये कौन सा काल था? वैदिक काल। आगे बढ़ जाए, कौन सा काल भैया? वैदिक काल। आगे देखते हैं। वैदिक काल भी 2 तरह से था। जब शुरुआत में कौन आए सब? आर्य आए सब। तो एक था स्टार्टिंग का, कहाँ का? स्टार्टिंग का। और एक जो था लास्ट का, कहाँ का? लास्ट का। तो स्टार्टिंग में कौन आए सब? आर्य आए थे सब। तो आर्य कैसे कैसे आए तो ये समझाई दिए। तो शुरुआत में उन्होंने आके सबसे पहले किसकी रचना किया? कौन सा वेद? ऋग्वेद। तो इसे कहा गया ऋग वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग वैदिक। तो कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। और इधर जब चला गया तो कौन सा हो गया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर का मतलब होता है उसके आगे का शब्द। तो लास्ट वाला क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। कितने लोग बता सकते हैं अर्थर्वेद किसमें होगा? अर्थर्वेद उस साइड वाला। ये वाला जो शुरुआती काल था ये स्टार्टिंग का था। तो स्टार्टिंग तो आपको पता ही है कि कहां से शुरू होगा? 1500 से कहां तक? 1000 ईसा पूर्व। और ये कहां से 600 ईसा पूर्व। कौन सा? 600 ईसा पूर्व। कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों सब कुछ एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम है। बट कोई भी चीज जब स्टार्टिंग में होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मतलब इनिशियल एज में होती है। अब धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो हम आपसे पूछते हैं ज्यादा डेवलप कौन सा, वैदिक या उत्तर वैदिक? हाँ, वेदों की ज्यादातर रचना किसमें हुई? ऋग वैदिक काल में। किसमें? ऋग। अर्थर्वेद का तो इधर हुआ था ना। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। आर्यों का जो समाज था वो सिंधु सभ्यता की तरह मातृसत्तात्मक नहीं था। ये समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक। अब इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखना है जो आपको सिस्टमेटिक ढंग से याद हो जाएगा। पहला आपको समाज देख लेना है, समाज किस हिसाब से बटा था, मीटिंग वगैरह किस तरह से होती थी, कोई डिसीजन लेना होता था तो मीटिंग वूटिंग क्या करना होता था यहाँ पर। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ क्या कौन कौन से मतलब अनुष्ठान वगैरह हुआ करते थे, यज्ञ कौन से होते थे, नदियां क्या थी, कौन कौन से किताबें थी। बस ये सब 4-5 चीज पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। और जिस तरह से मटेरियल में लिखा है उस तरह से जल्दी याद नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? समाज। तो समाज में 4 तरह के लोग रहते थे। इसे कहते हैं हायरार्की। क्या कहते हैं? हायरार्की। हायरार्की मतलब सोपान। इसमें सबसे ज्यादा संख्या ये नीचे वाले की है। देखिए ज्यादा एरिया ये
उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम एरिया ये। तो इन्होंने कहा कि भैया देखिए सबसे ऊपर तो भगवान रहता है, वो हम मानव की श्रेणी में है ही नहीं है। तो वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ किसे रखा गया था? भगवान को। और कहा गया उसके नीचे कौन रहते हैं? ब्राह्मण। क्या रहते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण को कहा गया कि ब्रह्मा जी के ये रूप हैं। क्या है? ब्रह्मा जी के रूप हैं। तो अभी भी समाज में ब्राह्मण कम है, और इस संख्या के हिसाब से देखिए भी तो ब्राह्मण क्या है? कम है। इसमें देखिए ना, इतना ही तो एरिया है ब्राह्मण के लिए, है कि नहीं है? हायरार्की के हिसाब से तो अभी भी ब्राह्मण कम है। 3% ब्राह्मण है भारत में। कितने परसेंट? 3% ब्राह्मण। जबकि जितना भी बड़ा पोस्ट देखिएगा उसमें 70% में कौन है? ब्राह्मण। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों ने छल कपट से नौकरी लिया है या उन्हें किसी ने आरक्षण दे दिया है। वो कम खाएंगे लेकिन पढ़ाई ज्यादा करेंगे। अमीर गरीब कैसा भी रहेगा लेकिन वो पढ़ेगा। इसलिए आप सबको कहते हैं परिस्थिति को मत कोसिए। कोई आरक्षण वगैरह किसी आप में से पंडित जी लोग हैं कि नहीं जी? हाँ बहुत है लोग। आप लोग कोई आरक्षण मिला आज तक? डरे ये हाथों नहीं उठा रहा है। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है? हाथ उठाने में क्या जाता है? लेकिन वो लोग मेहनत किया है। उसके नीचे कौन आते थे भैया? क्षत्रिय। कौन थे? क्षत्रिय। कौन है? क्षत्रिय। तो ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय। क्षत्रिय का अर्थ होता था जान बचाने वाला या रक्षा करने वाला। उसके नीचे बिजनेसमैन, जिसे कहा गया वैश्य। क्या कहा गया? वैश्य। क्या कहा गया? वैश्य। उसके नीचे सेवा करने वाला शूद्र। कौन सा हो गया? शूद्र। तो 4 समाज था। क्या समाज था? 4। अब इसमें भी 2 विडंबना देखिए। हमारा जो वैदिक काल था, कौन सा काल? वैदिक काल। ये कहां से कहां तक था? 1500 से लेके 600। 1500 से लेके 600। इसमें कितने थे? एक तो पहला कौन था? ऋग वैदिक। पहला ऋग वैदिक। कहां से कहां तक? 1500 से लेकर 1000। 1500 से लेकर 1000। और दूसरा उत्तर वैदिक। कौन सा था? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक कहां था? 1000 से 600। 1000 से लेकर 600। अब ये जो समाज आप देख रहे हैं, ये समाज, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग, ये समाज भी जो था ये 2 तरह से था। देखिए ऋग वैदिक काल में कहा गया कि आपकी जो जाति है वो जाति का निर्धारण होगा कि आप काम कैसा करते हैं। जाति का निर्धारण किस आधार से होगा? हाँ, काम कैसा करते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसमें आप में से कोई लड़का स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और इसमें पढ़ने के बाद कोई PhD कर लिया, TGT UDT करके स्टेट या सीटेट निकाल के टीचर बन गया। क्या बन गया? टीचर। तो किस श्रेणी में चल गया? ब्राह्मण। इसमें से किसी की नौकरी हो गई और वो चला गया कहां पर भाई? डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करेगा? जान बचाएगा। तो जान बचाने वाला क्या होता है? इसमें कोई दरोगा में हो गया क्षत्रिय, आर्मी में हो गया हाँ क्षत्रिय, कोई इसमें बड़ा हो गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। कौन हो गया? वैश्य। समझ में गया? मान के चलिए आप में से किसी का नौकरी नहीं हुआ, हाँ, तो किसी प्राइवेट ऑर्बिट की जगह काम करेंगे ना, शूद्र। मान के चलिए लड़की सब का भी नौकरी किसी का आप में से नहीं हुआ, तो क्या कीजिएगा? ससुराल में जाके आटा बेलिएगा। सुबह उठते हैं कौन सी हो जाएंगे? शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाला। शूद्र का अर्थ क्या होता है? सेवा का। तो जब तक ऋग वैदिक काल था, जब तक ऋग वैदिक काल था, यानी जो ओरिजिनल आर्य थे शुरुआत में, उनके नियम के अनुसार एक ही परिवार में कई जाति के लोग रहते थे। एक ही परिवार में कई जाति के लोग रहते थे। जैसे मान के चलिए हम टीचर हैं तो हम दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। पंडित जी भी तो क्या करते हैं? शिक्षा ना देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, संस्कृत पाठ वगैरह कराते हैं, शिक्षा। तो हम कौन से हो जाएंगे? ब्राह्मण। हम क्या हो गए? ब्राह्मण। हमारा भाई मान के चलिए फौज में चल गया, तो क्या हो गया? क्षत्रिय। पिताजी रिटायर होकर सोच रहे हैं कि बिजनेस उन्नेस कर ले, तो क्या हो गया? अब मेरी माँ घर में कुछ नहीं करती, सेवा करती है, खाना वाना बनाती है, क्या हो गई? शूद्र। ले भैया एक के घर में कहोगे जात। ये अच्छा था या नहीं था? बहुत परफेक्ट था। लेकिन आने वाले वक्त में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि इंसान की मानसिकता बनने लगी ये 500 साल में कि ज्यादा वैल्यू ब्राह्मण को मिल रहा है। जबकि ब्राह्मण का अर्थ उस समय क्या था कि भैया आप शिक्षित है तब, तो ज्यादा वैल्यू किसे मिल रहा है? ब्राह्मण को। तो धीरे 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 उन लोगों ने क्या कर दिया? इसको वंश के आधार पर कर दिया। तो उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण किसमें था? वंश के आधार। जबकि शुरुआत में देखेंगे ऋग वैदिक काल में तो किसके आधार पर? कर्म के आधार। किसके आधार पर? कर्म के आधार। तो प्रारंभिक ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर। आज भी जाति का निर्धारण वंश के आधार।
जाति का निर्धारण वंश के आधार पर। आज अगर आप किसी दूसरे जाति में हैं और चारों वेद के ज्ञाता हो गए यानी चतुर्वेदी हो गए, या तीनों वेद के ज्ञाता त्रिवेदी, या दो गो तो द्विवेदी, या एगो वेद तो वेदी, किरण वेदी, एगो, ऐसे एक सेंस है। लेकिन आप समझिए ध्यान से, आप किसी दूसरे जाति के हैं, कितना भी वेद पढ़ लिए तो अभी भी आप पे कौन सा नियम लगेगा? उत्तर वेद। क्या आप ब्राह्मण कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। ब्राह्मण जब भी कहलाएंगे, अब कौन कहलाएंगे? पंडित जी के लड़का, क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। तो पहले जाति का निर्धारण कैसे था और अभी जाति का निर्धारण समझ में आ गया कि नहीं? बाकी जाति सही है या गलत है ये पॉलिटी का विषय है, वो आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तब आप उसमें पढ़िएगा। आरक्षण सही है या आरक्षण गलत है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। जिनको जिनको आरक्षण मिलता है उसको लिए सही है, जिसको नहीं मिलता है उसको गलत है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खराबी यही है कि भैया हमारी जो विचारधारा है ये बदलते रहती है हमारी जरूरत के हिसाब से। हमको जहां जो सही लग रहा है नहीं ये सही है, गलत लग रहा है तो ये गलत। तो हम लोग मेन मुद्दे पे नहीं देखते। कुछ हद तक आरक्षण कुछ जगहों को देखेंगे तो वहां आपको सही लगेगा, नहीं यहाँ मिलना भी चाहिए, और कुछ ऐसे भी जगह है जहां आपको लगने लगेगा नहीं यहाँ आरक्षण देकर क्या है गलत है। तो ये सब डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये जाति समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? जाति का निर्धारण अब इस जाति में भी, अब देखिए मीटिंग में भी होने लगा। मीटिंग जब किया जाता था, मीटिंग मतलब समझते थे बैठक, सभा, क्या होता है? कोई भी मीटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचायत। पंचायत, जो पंचायत होता था यानी जो मीटिंग बैठ के की जाती थी, ये भी तीन तरह से। कितने तरह से? तीन तरह से। एक होता था सभा, क्या होता था? सभा। एक होती थी समिति, समिति, और एक होती थी विदत, विदत। सभा किसका संघ था भाई? सभा, समिति और विदत। देखिए आपके मटेरियल में है कि नहीं है? नहीं है? है सभा। देखिए उसमें संभ्रांत लिखा होगा, पढ़िए क्या लिखा है? सभा किसका संगठन था? साधारण लोग का। उसके नीचे देखिए समिति, उच्च वर्ग के लोगों का। तो उसमें आप मटेरियल में लिख लेंगे संभ्रांत। देखिए कोई बात नहीं, यहाँ सुन, खैर मटेरियल तो हम सुधारने के लिए बोले थे ना, छोड़िए। यहाँ देखिए संभ्रांत क्या था? संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब होता है उच्च। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वैदिक काल में संभ्रांत लोगों का संगठन कौन था, तो ऊंचे लोगों का संगठन कौन था? समिति। और सभा किसका था? साधारण। साधारण लोग का क्या था? सभा। समिति क्या हो गया भैया? संभ्रांत लोग का। और विदत जो था ये कॉमन था, इसमें महिला पुरुष ऊंच मतलब उच्च नीच सब लोग इसमें क्या हो सकते थे? आ सकते थे। तो टोटल पंचायत की कितने लेयर थे? तीन। सभा, समिति, विदत। सभा, समिति, विदत। समाज कितने टाइप में थे? समाज चार। समाज, समाज, समाज और पंचायत कौन कौन? सभा, समिति, विदत। सभा, समिति, विदत। सभा, समिति, विदत। सभा, समिति, विदत। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सभा, समिति, विदत। सभा कैसे लोगों का संगठन था? समिति संभ्रांत या उच्च। महिलाएं किसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, ज्यादा भीड़ किसमें लगेगा? विदत में। तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई है? हाँ, विदत में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। सभा, समिति, विदत कितने तरह का था भैया? अब इसमें यज्ञ जो होते थे इस काल में, यज्ञ दो चीज देख लिया आप। कौन कौन चीज देखें आप? समाज देखें। क्या देखें? समाज। दूसरा पंचायत वगैरह, पंचायत। तीसरा देखते हैं यज्ञ। कौन सा? यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ तीन टाइप के थे। यज्ञ कितने टाइप के? तीन। भाई समाज कितने टाइप का था? पंचायत, यज्ञ देखते हैं क्या जी? यज्ञ तीन टाइप का। पहला था आपका अश्वमेघ यज्ञ। कौन सा? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, ये अश्वमेघ यज्ञ एक अझुराने का तरीका था। किसी से लड़ाई करने का क्या होता था? तरीका होता था। जब हम बहुत ज्यादा बलशाली है ना तो कोनो से जाकर लड़ जाएंगे इससे, और के बाद तुमसे तो अझुराना फिक्स है। तो ये अझुराने का एक तरीका था। कोई राजा कमजोर है, जैसे मान के चलिए कोई बहुत बड़ा राजा है, देख रहा है कि बगल का एक गांव है ये दूसरे राजा के अंडर में, तो एक घोड़ा लाता था सफेद रंग का। अब पंडित जी से कहता था इसका पूजा कीजिए, घोड़ा को खूब अच्छा सजा दीजिए। तो घोड़ा ओड़ा को क्या कर दिए? खूब सजा दिए, और उसके पीछे पूरी सेना चलती थी और उस गांव की ओर हाँक दिया जाता था। अब गांव की ओर चल जाता था घोड़ा। अब उधर जाके अब नियम ये था कि अगर ये घोड़ा जिस गांव को पार कर गया वो गांव उस राजा का हो जाएगा जिस राजा का यह घोड़ा है।
और अगर आप अपने गांव को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो सेना लेके रेडी रहिए। पीछे क्या आ रही है, युद्ध। सेना लेके रेडी रहिए, युद्ध होगा। अब बताइए, तो जबरदस्ती है ना। आप यज्ञ करा के रेडी बैठे हैं, अगर सवेरे सवेरे उठ रहा है, खेत में गई ले लोटा लेके देख रहे घोड़ा आई लो रे वो क्या युद्ध लड़ेगा? हाँ, वो क्या युद्ध करेगा बेचारा? ऐसे जबरदस्ती है जुराने का। तो इस एरिया में ना दिमाग लगाना चाहिए। एगो खूब सुंदर घोड़ी रखना चाहिए, एकदम चमचमाती हुई खूब सुंदर घोड़ी, और उस घोड़ी को ना दूसरे ओर हाँक देना चाहिए। अब वो घोड़ा भाड़ में जो ससुरा तू आस में। युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। समझा गया? तो ऐसा ही उपाय से आदमी क्या कर सकता है, बच सकता है। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। 3-4 को घोड़ी रख दे भाग उधर। आगे चलिए आगे। 3-4 घोड़ी इसलिए करें कि अलग अलग घोड़ा का अलग अलग पसंद। हम अपने साम्राज्य पर रिस्क क्यों ले, कोई ना कोई तो पसंद आएगी। चलिए ध्यान से देखते हैं, आगे समझिए। तो रजो बहुत खचरा होता था सब। जो अश्वमेघ यज्ञ कराता था ना, वो अखिया पे पट्टी बांध देता था। लो सचरा घोड़ी है कि गधा, समझे में नहीं आएगा। चल आगे। तो अश्वमेघ यज्ञ समझ में आ गया। ये उस समय युद्ध का बहुत जबरदस्त तरीका होता था, अश्वमेघ यज्ञ। तो ये अक्सर बड़े राजा करते थे। कौन करते थे? बड़े राजा। इसके बाद होता था वाजपेयी यज्ञ। कौन सा? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन था। ये आज भी भारत में होता है। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन एक तरह का। देखें कब होता है शक्ति प्रदर्शन? 26 जनवरी को होता है। देखते हैं हमारी सेना का पूरा हर एक रेजिमेंट जाता है, हर जगह की झांकियां जाती हैं, मिसाइल, तोप, टैंक, जहाज, हेलीकॉप्टर। देखते हैं 26 जनवरी को लाल किला से। वो क्या है? अश्वमेघ। वो एक तरह का वाजपेयी यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ वह यज्ञ था जब एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करके राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करता था। राजा क्या करता था? शक्ति प्रदर्शन करता था। तो शक्ति प्रदर्शन आज भी होता भैया? नहीं होता है आज शक्ति प्रदर्शन। कब होता है? 26 जनवरी। हाँ, 26 जनवरी होगा। पाकिस्तान वगैरह भी करते होंगे सर। उन सब हथियारे को आधा घंटा में तो परेड खत्म हो जाता होगा। क्या निकलता होगा उन सब के परेड में? अल-कायदा, लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी। अरे यही सब तो परेड में निकालेगा, दूसरा है क्या वहां पर? चलिए, तो ये कौन सा हो गया? वाजपेयी यज्ञ। इसके बाद कौन सा होता था भैया? राजश्रेय यज्ञ। श्रेय कहीं लिखा है? राजश्रेय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? राजश्रेय यज्ञ। ये भी आज भी होता है, बट बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हर देश में अलग अलग है। जैसे जो बाइडेन शपथ ले रहे थे, तो शपथ ग्रहण के समय राजा अपने श्रेय लेने के लिए, शपथ लेने के लिए कौन सा यज्ञ कराता था? राजश्रेय। आप मूवी में देखे होंगे, बाहुबली मतलब मैं, हाँ, माहिष्मति की अखंड सेना का सेनापति। वो क्या करता है? कौन सा यज्ञ होता है? राजश्रेय। उसी में पगली बैठल रहती है देवसेनवा। अरे बाप रे, वो बीख के मोटरी, उहे सब कांड की जड़ है। नहीं देखते हैं? अच्छा, भल्लाल देव उसके लिए रिलेशन के लिए लेटर लिख के भेज लेता, हमरा से बियाह कर ले। तो कह तू ही हमरा से बियाह करके यहाँ हमरे अगर रह जाओ, जमाई बन के। भड़क गया। ये सब थोड़ा खर्च छोड़िए, देवसेना को कहेगा, वो भुगतबो तो की थी कितना। तो वो क्या होता था? राजश्रेय यज्ञ। कितने प्रकार के? 3। कितने प्रकार के? अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, और कौन सा? कौन सा? राजश्रेय यज्ञ। अभी भी कौन सा होता है? ये दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। आप देखेंगे 26 जनवरी को परेड से पहले अमर जवान चौक पर अग्नि जलाई जाती है, देखे जाते हैं। वो हमारी परंपरा है, हम तो कभी नहीं छोड़ सकते उसको, है कि नहीं है? तो हमारी क्या है? परंपरा है। राजश्रेय यज्ञ भी होता है। मोदी जी भी तो शपथ लिए थे, बुलाए थे, तो सबको बुलाए थे, अपने अगल बगल पड़ोस, इमरान खान वगैरह सबको बुलाना भी चाहिए। ये सब में हमें कभी नहीं करना चाहिए भाई। ये सब एक राष्ट्रीय चीज होती है। यहाँ पे अभी भी होता है। अश्वमेघ यज्ञ अभी नहीं होता है, चाइना करता है। चाइना कौन सा करता है? अश्वमेघ यज्ञ। गलवान घाटी में घुस गया, कह रहा है यहाँ से जाओ मेरा है। अरे वो का कहीं का, वहां बिहार रेजिमेंट खड़ा थी। सब थूर दिया यहाँ पे।
समझे में नहीं आता यार, यहाँ काहे लिए चलाता है यहाँ पे। अब वो अलग अलग काम करता है, तो वो भी ससुरा भी करता है अश्वमेध यज्ञ। तो आप क्या देख लिए? यज्ञ देख लिए, यज्ञ देख लिए। अब उसके बाद कुछ देवता लोग को देख लेते। किसका? देवता। आपको ऐसे याद हो जाएगा, ये याद हो गया कि नहीं? समाज कितना? पंचायत, यज्ञ। अब देवता देखते हैं। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। कौन थे? इंद्र। वर्षा के देवता इंद्र, युद्ध के देवता इंद्र। पहले युद्ध में ना होता था तो लोग किला के अंदर रख जाते थे, किला के अंदर रह जाते थे। तो किला को क्या कहता? पुरंदर। तो किला जीतने वाला कहा जाता था किसे? इंद्र भगवान को। तो पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र। युद्ध का देवता, वर्षा का देवता इंद्र भगवान की चर्चा कितनी बार? इंद्र भगवान 250। इसके बाद अगला कौन थे? अग्नि। कौन थे? अग्नि 200। अग्नि 200। उसके बाद वरुण। वरुण किसके थे? वायु के। अग्नि के तो पता ही हो गए, आग के देवता। अग्नि किसके? आग के। इंद्र भगवान वर्षा। वर्षा और युद्ध के इंद्र भगवान। वर्षा और युद्ध के, वर्षा और युद्ध के, वर्षा और युद्ध के अग्नि के देवता अग्नि। अग्नि की चर्चा 200। अग्नि की चर्चा इंद्र भगवान। इंद्र भगवान। पुरंदर किसे कहा गया? वायु के देवता वरुण। वायु के देवता सोम देवता। कौन था? सोम देवता। किसके? जंगल के। उस समय जंगल बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि लकड़ी के ही ज्यादातर यूज होते थे। आज ना ये सब एसीपी इलेक्ट्रॉनिक ही सब दुका आ गया। लकड़ी धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लकड़ी की चीजें कम में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि लकड़ी जो है भाई साहब अब बहुत कम बच गया है। पेड़ पाड़ काट के पर्यावरण दिक्कत है। सोम देवता किसके थे? हाँ, मारुत। तूफान। मारुत तूफान। मारुत। सबसे बिखिया रुद्र। कौन थे? इनको क्या कहा जाए? बिखिया लिख देते हैं। सबसे बिखिया। अरे यार बिखिया नहीं समझता लोग। हाँ एकदम खिसिया। खीस से ज्यादा खतरनाक होता है बीख। खिसिया के तो आदमी खाली डांटता है, क्या कर रहा है रे? अब बीख में तो घुसिया। ये लेटर, ये क्या एक तरह का वो है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। गुस्सा। गुस्सा क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। खीस कंपैरेटिव डिग्री। बीख सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ये भी है यहाँ। समझा गया? तूफान के देवता मारुत। तूफान के अग्नि। अग्नि। पुरंदर। हाँ, तो आप समाज समझ गए? पंचायत, यज्ञ, देवता। अब तो गौर समझ जाएंगे। नदी और किताब। नदी और किताब। जैसे जैसे योग दर्शन, पतंजलि, उत्तर मीमांसा, ये सब किताब पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। जबकि मेटेरियल हम जिस तरह उस तरह याद हो रहा है, इस तरह याद हो जाएगा। तो दोनों काम कीजिए। क्लास तो आना ही पड़ेगा। अगला क्लास कल करेंगे। कल बायोलॉजी बैच नहीं शुरू हो पाएगा, बाकी सब चीज चलेगा। मैप होगा, मैप होगा। बायोलॉजी की सूचना कल दे दी जाएगी। सर्वर में थोड़ा भी जगह नहीं है, लड़का एप्लीकेशन वाला हल्ला करने लगेगा। जो सर्वर में जैसे जगह होगा एप्लीकेशन का बैच चालू किया जाएगा। अभी निकलेंगे लोग, जिनको नक्शा करना है वो रुकेंगे लोग। बायोलॉजी का बैच आएगा 1-2 दिन के अंदर।